लेट स्टार्ट. सो इंग्लिश अराइवल इन इंडिया. सो सिमिलरली ये कंपनीज़ के बारे में कोई पूछेगा नहीं आपको. देखो 2-3 कंपनीज ऐसे बनी थी उस टाइम पे. एक मर्चेंट एडवेंचरर्स कंपनी थी, ओके उसके बाद जॉन कंपनी थी. इस तरह की 3-4 कंपनीज थी. इन्होंने फिर मिल के एक जॉइंट वेंचर बनाया. सो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नाम बना था. सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये लोगो. ओके सो बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बोला जाता है इस टाइम पे, इस दौरान पे एस्टेब्लिश हुई थी. ओके सो 2-3 कंपनीज थी पहले ऑलरेडी. जॉइंट स्टॉक कंपनीज का दौर चल रहा था. जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में अभी आपको डाउट नहीं चाहिए, इकोनॉमी में आप और डिटेल में पढ़ोगे. सो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बन रही थी उसी तरह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कंपनी बनी थी. ये कंपनीज़ के बारे में कोई पूछेगा नहीं. ये बाद में फिर अलग अलग लोग एक मतलब आ रहे थे. लेवेंट कंपनी करके थी, जॉन कंपनी थी, मर्चेंट्स एडवेंचर कंपनी थी. ये सारी लंदन के इर्द गिर्द या यहाँ पे सारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज बन रही थी. उसी का फिर उन्होंने एक ये अलग अलग कंपनीज़ ने एक आके फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी. इस तरह का हिस्ट्री में नहीं जाएंगे हम, बट हमें ये याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके ये आप हमें याद रखना है. एंड फॉर्म्ड इन अर्ली 1599 या 1600 में ये बनी थी. सो बेसिकली क्यों बनी थी? क्योंकि दे वांटेड टू ट्रेड इन ईस्ट. ओके क्योंकि उनको पता चल रहा था कि पोर्चुगीज़ लोगों ने कितना पैसा कमाया है. सो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके पास गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गए फिर से जो ब्रिटिश किंग था, ब्रिटिश क्वीन थी, उनके पास गए कि हमें मोनोपोली दो. मोनोपोली किस लिए? मोनोपोली क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि कंपटीशन नहीं होना चाहिए ना, एक ही बंदा चाहिए और हमारे देश का ही मतलब एक ही कंपनी चाहिए, वही सारा प्रॉफिट उनके देश के लिए ले आएगी. सो दे वांटेड मोनोपोली और उनके हाथ में ही सब पावर चाहिए था. मोनोपोली फॉर, सो उनको मोनोपोली दी गई थी. एंड ऑल्सो जैसे हमने डच का देखा था कि वॉर वगैरह की भी इनको परमिशन दी गई थी. सो सिंपल वही सब टर्म्स है, इसीलिए मैंने कहा कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन मोनोपोली फॉर ट्रेडिंग इन द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप फॉर 15 ईयर्स. शुरू में 15 ईयर्स, फिर बाद में हमने देखा कि वो एक्सटेंड होती जाती है. सो मोनोपोली शुरू में मोनोपोली टू ट्रेड इन द ईस्ट इसको दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. सो इट वॉज वेरी सिंपल एंड स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे ना, ब्रिटिश इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा उसमें कि राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो उसमें हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरह से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काम करती थी, किस तरह से उनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह थे, किस मतलब इट वाज वेरी स्मॉलर एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड कंपनी. ये वन ऑफ द मतलब उस दौरान की सबसे मतलब ब्रिटिश उसके डच पोर्चुगीज़ तो कंपनी ज़्यादा बना नहीं पाए. डच, फ्रेंच, डैनिश वगैरह जितने भी यूरोपियंस आए थे उनमें से सबसे बेटर ऑर्गेनाइज्ड सिंपल यही कंपनी थी. और ये हमें बहुत स्पेसिफिकली हाईलाइट होता है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. जब भारत में मतलब देखो भारत में जो द्वंद्व हुआ, जो यूरोपियंस के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई, उसमें से सबसे जो हाईलाइटिंग लड़ाई है वो हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, क्योंकि फ्रांस भी उस टाइम पे स्ट्रांग बन गया था एंड वो कम्पीट कर रहे थे दोनों. यूरोप में भी उनकी लड़ाई चल रही थी, भारत में भी. उनको कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है. वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जब वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेंच कंपनी. सो इन सब कंपनीज उसमें हम देखने वाले हैं जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होना ये इनके लिए बहुत ज़रूरी था भारत में उनकी जीत के लिए. सो इट वॉज वेरी स्मॉल एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड कंपनी. इट कॉन्सेंट्रेटेड, पहले उन्होंने स्पाइस ट्रेड में कॉन्सेंट्रेट किया. स्पाइसेस का यूरोप में ऐसे वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी. क्यों डिमांड थी? क्योंकि मीट वगैरह यहाँ पे स्पाइसेस स्टोर करने के लिए यूरोप में और ट्रॉपिकल रीजन्स में हमारे स्पाइस आइलैंड्स पे, मलाबार कोस्ट पे ही होता था. सो स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. इंडियन टेक्सटाइल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. सो ऑब्वियसली दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द स्पाइस ट्रेड. ठीक है. सो अभी अराइवल इन इंडिया, वो भारत में कैसे आया, कौन आया पहले, वो इम्पॉर्टेंट है. सो देखो अब 1599 में अगर भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन को आप देखो, याद रखना है हमें. आप पहले आपके दिमाग में एकदम क्लियर कर देना. देखो जनरली होता क्या है एग्ज़ाम के लिए आप जब पढ़ते हो तब हम बस फैक्ट्रीज़ पे याद रखते हैं. मतलब
कि इसने कहाँ पे फैक्ट्री बनाई, इसने पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई। फैक्ट्रीज़ को तो आपको याद ही रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज़ को याद रखना है, बट कौन से रूलर के साथ उन्होंने डील किया ये भी आपको याद रखना है। जैसे पोर्चुगीज़ ने जामोरिन से डील किया, कैलिकट से डील किया, डच लोगों ने गोलकोंडा के रूलर से डील किया, राइट गोलकोंडा के रूलर से डील किया था ना डच लोगों ने, क्योंकि वेस्ट में ऑलरेडी पोर्चुगीज डोमिनेंट थे। ये यूपीएससी ने पूछा है कि इसने यहाँ से ज़मीन ली थी, एंड यूपीएससी ने गलत भी किया है। एक क्वेश्चन 2022 में 21-22 में एक क्वेश्चन आया था, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। पीवाईक्यूज़ इसके बाकी जो बचे हैं वो पीवाईक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्लियरली यूपीएससी ने गलत किया। यूपीएससी ने ऐसा दिया है कि डच लोगों ने फैक्ट्री ईस्टर्न कोस्ट पे बनाई फ्रॉम द परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी उड़ीसा में 13वीं सेंचुरी में थी। सो परमिशन किससे ली थी उन्होंने? गोलकोंडा के रूलर से ली थी। इस तरह से यूपीएससी ने गलत मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब यूरोपियंस आए तो वो किसके पास गए। ओके, अब मुझे बताओ आप कि ये जो टाइम है 1599 का, मैं आपको हिंट देता हूँ, वी कैन गेस कि मिडिवल इंडिया हमारा कवर करना बचा है। जिन्होंने मिडिवल इंडिया थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो उनको लिंक लग जाएगा। अब देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है 1600 के अराउंड। ओके, सो बेसिकली 17th सेंचुरी के शुरू में आ रही है। सो उनको इंटरेस्ट है बेसिकली स्पाइस ट्रेड एंड कॉटन टेक्सटाइल्स में। ओके, उस टाइम पे उनको लगा कि सूरत जो है वो बहुत सूरत वॉज अ वेरी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सिटी ड्यूरिंग दैट टाइम। टेक्सटाइल से लेके उसका वहाँ पे हार्बर कंडीशंस अच्छी थी, पोर्ट्स के साथ मतलब दुनिया के ट्रेडिंग रूट्स के साथ उसका लिंक था। एट द सेम टाइम हिंटरलैंड से जो अंदर की एरिया है इंडस्ट्रीज से उससे लिंक था। सो ब्रिटिशर्स को कॉन्सेंट्रेट कर, क्योंकि बॉम्बे अभी तक आना बचा था। ओके, बॉम्बे वॉज येट टू बी डेवलप्ड। सो बॉम्बे डेवलप्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी, हम डिस्कस करेंगे। सो अभी सूरत पे उनको आना है, सूरत के पास उनको ट्रेडिंग उनका सूरत में इंटरेस्ट था कि हम सूरत के हमें ट्रेडिंग राइट्स मिल जाए, यहाँ पे हमें परमिशन मिल जाए तो हम यहाँ पे अपना स्पाइसेस ट्रेड एंड स्पाइसेस एक्सचेंज करके फिर कॉटन जो भी है टेक्सटाइल ट्रेड इस्टेब्लिश करेंगे। बट सूरत ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज अंडर द मुगल रूल, राइट। मुगल रूल के अंडर था ना, क्योंकि मुगल देखो 1599 का समय है, मतलब ये किसका समय है? अगर मुगल रूल में देखा जाए तो इट वॉज अकबर्स पीरियड। 1599 वॉज अकबर्स पीरियड। अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर आया था। सो 1605 में जहांगीर आया था। सो ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स 1607 के बाद स्पेसिफिकली आए वो किसके पास आने वाले हैं? जहांगीर के पास आने वाले। जहांगीर भी 1625-26 तक ब्रिटिश मुगल एम्परर था। सो हमें ये भी याद रखना है कि हमारे किस इंडियन रूलर के पास वो आए या किसने उन्हें कौन सी परमिशन दी। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी 16th सेंचुरी में या 16th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो रही है, एंड फिर उसके बाद उनके पास रूट्स की इंफॉर्मेशन जा रही है। देखो मैंने इस व्यक्ति के बारे में डिस्कस किया था कि इस देखो इटेने रारियो। सो इटेने रारियो ये इसकी किताब का नाम था। देखो इसका नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डच नाम है ये। जैन ह्यूजेन ही मैं याद रखता हूँ, जैन ह्यूगेन वैन लिंचोस्टेन जो भी आपको जिसको डच आती होगी वो याद कर लेना। ये आदमी था, डच आदमी था। ही वॉज एसोसिएटेड विद पोर्चुगीज़। सो ये यूरोप में जाके इसने ये मैप पब्लिश किया, ये बुक लिखी, उसमें मैप उसने निकाला था। सो उसने पूरा रूट निकाला, तब जो है यूरोपियंस को पता चला कि अरे भाई ऐसा ऐसा पोर्चुगीज़ लोगों ने इस तरह से डिस्कवर किया था, और पोर्चुगीज़ ने जो चीज़ें सीक्रेट रखी थी वो फिर इसने पब्लिक कर दी। और एक इम्पॉर्टेंट आदमी था ये जो ब्रिटिश राल्फ फिच नाम का, इसने भी ब्रिटेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पहुंचाई। देखो 1583 इसीलिए ब्रिटेन को या इंग्लिश मर्चेंट्स को भारत के रूट के बारे में पता चला। देखो उस टाइम पे आप उस टाइम का ज़माना इमेजिन करो, 16th सेंचुरी, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम कितना स्लो होगा उस टाइम पे। पोस्टल, टेलीफोन, टेलीग्राफ तो आप भूल ही जाओ। सो एक कंट्री क्या कर रही है या सी रूट कैसा हो, ये सीक्रेट रखना इतना मुश्किल भी नहीं हुआ होगा। जैसे टुडे इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक कोई बंदा दूसरी जगह पे जाता है तो सब पता चल जाता है कि कैसे गया, क्या गया। कोई कंट्री कुछ एक्टिविटी करती है तो जीपीएस सिस्टम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इससे सब कुछ आप पता कर सकते हो कि किसने क्या किया है।
बट उस टाइम पे सीक्रेट रखना इट वॉज वेरी इजी। सो पोर्चुगीज़ लोगों ने सीक्रेट रखा था, बट ब्रिटिश लोगों को ये दो आदमियों की वजह से, राल्फ फिच ये ब्रिटिश मर्चेंट ही था, और जॉन ह्यूगेन लिंचस्टन, इनके कारण ये सीक्रेट्स पता चले थे, इसलिए वो आए थे। एंड ये देखो इटिनेरारियो करके उसकी बुक लिखी थी लिंचस्टन ने, और इस बुक में उसने सारा सीक्रेट कुछ डिस्कस किया ये बुक में। एंड इसके बाद ही सब यूरोपियंस को ये रूट्स के बारे में पता चला। सो उसने सीक्रेट ही खोल दिया। सो इसके बाद बहुत सारी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली। नाउ देखो आते हैं, अब कौन आया सबसे पहले। ओके, सो ये हमने देखा कि किस तरह से ये हुआ। सो ब्रिटिशर्स को भी लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हम कुछ तो भारत के साथ हम ट्रेडिंग रिलेशंस बनाते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने भेजा कैप्टन हॉकिंस। 1609 में ये आया। सो कैप्टन हॉकिंस 1609 में आ रहा है। ओके, सो किसके इसमें आएगा है, जहांगीर कोर्ट। ठीक है, Hawkins was the first Englishman to arrive in India. He was the first Englishman to arrive in India. Basically ये जहांगीर के पास आया। ओके, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फर्स्ट आया सेकंड आया इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। ओके, क्योंकि ये बहुत कुछ जगह पे अलग दिया होगा, कुछ इस पे अलग दिया होगा। ओके, सो कोई सोर्सेस में किसी का नाम मतलब कोई इंडिया में कहाँ पे आ गया या ईस्ट में भी आ गया तो वो भी आपको फर्स्ट इन एशिया इस तरह से दिया जाएगा, ये हमें याद नहीं रखना है। बट हॉकिंस अराइव्ड इन द जहांगीर कोर्ट। ओके, क्योंकि एक दो नाम और है, ठीक है, कि ब्रिटिश नाम जो है जो इसके पहले भी आए थे, जो श्रीलंका वगैरह पे वो भी इस जगह पे आ गए, तो किस किस सोर्सेस में वो भी दिया है। सो आप ये कह सकते हो कि ही वॉज अ फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, जो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव आया था, भारत में आया था। वाई? टू ट्रेड, क्योंकि ट्रेड करना था भारत के साथ। और किसके कोर्ट में वो आया था? ही अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ओके, ही अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर के कोर्ट में वो आया। ओके, बिकॉज जहांगीर वॉज अ रूलर। अब क्यों आया जहांगीर के कोर्ट में? और साउथ में क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पोर्चुगीज़ का इन्फ्लुएंस था। ईस्ट में क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डच लोग थे। सो सूरत वाज, उसके लगा कि अगर जहांगीर के साथ अच्छी हमारी बन गई तो जहांगीर हमें परमिशन दे सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आपको याद रखना है कि देखो पोर्चुगीज़ जो है उस टाइम पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ओके, एटलीस्ट वेस्टर्न कोस्ट, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न कोस्ट है जैसे सूरत वगैरह, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक जो है पूरा समुंदर पे उनका कब्जा था। सो बेसिकली और बहुत टाइम पे जो होता था, जो मक्का जाने वाली ट्रैफिक होती थी, भारत से मक्का जो लोग जाते थे, वहाँ पे भी पोर्चुगीज़ का बहुत ज़्यादा ये था। ठीक है, मतलब डिस्टर्बेंस था, पोर्चुगीज़ लोग परेशान भी बहुत करते थे। सो कहीं ना कहीं मुगल्स को भी ये लगता था कि पोर्चुगीज़ को कोई ना कोई काउंटर करे। ओके, इवन द मुगल्स वांटेड टू गेट रिड ऑफ पोर्चुगीज़, बट मुगल्स की नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी पोर्चुगीज़ के जैसी कि वो इतना कर सकते थे। सो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी लगा कि हम जहांगीर के पास जाके परमिशन लेते हैं, सो मुगल्स भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव। सो व्हाट दे वांटेड कि हम वेस्टर्न कोस्ट पे अगर जाए तो सूरत जैसा हमें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर मिल सकता है। ओके, सो परमिशन टू ट्रेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट, बट दे वेर नॉट परमिटेड। सो ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है, पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। एंड ये भी आपको अर्ली 17th सेंचुरी आप याद रखो, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको चीज़ें पूछी जा सकती है, क्योंकि हॉकिंस किसके कोर्ट में आया ये, और सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। जॉन हॉकिंस पहले आया बाद में आया, इसके पहले जो इंपॉर्टेंट है जैसे वास्को दी गामा को, उनको एलिमिनेट करना तो सिंपल है, वो अगर आ गया तो। हॉटमैन के बारे में हमने पहला डचमैन जो, या अर्लीस्ट डचमैन जो भारत में आया। ओके, सो उसके बारे में ये हो सकता है कि किसके कोर्ट में आया, आपको ये भी याद रखना है। सो अर्ली से सबसे पहले वही आया ब्रिटिशर्स में, कैप्टन हॉकिंस, एंड अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जहांगीर उस टाइम पे था। इनको वेस्टर्न कोस्ट में ही क्यों परमिशन चाहिए थी ये हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे सूरत भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर था, टेक्सटाइल सेंटर था। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि हमें मुगल्स परमिशन दे देगी, बिकॉज दे वॉन्टेड टू काउंटर द पोर्चुगीज मोनोपोली देयर। सो ये हो गया। बट
दे वर नॉट परमिटेड, क्योंकि पोर्चुगीज़ लोगों ने अपोज किया, बेसिकली धमकाया इन शॉर्ट कि हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। सो पोर्चुगीज़ प्रोहिबिटेड द ब्रिटिश, मुगल जो एम्परर है उसको मतलब पोर्चुगीज़ लोगों ने ये अपोजिशन दर्शाया वहाँ पे कि अगर ये आ गए तो हम बेसिकली हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो मुगल एम्परर ने उस टाइम पे जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को परमिशन नहीं दी। ओके, बट उसके बाद ब्रिटिशर्स कॉन्सनट्रेटेड देयर अटेंशन टू मसूलीपट्टनम। सो यहाँ पे मसूलीपट्टनम में गोलकोंडा के ज्यूरिसडिक्शन में है मसूलीपट्टनम। हम जब डच लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, द डच लोगों ने भी यहीं पे अपनी वन ऑफ द मतलब शुरुआत यहीं पे की थी। सो फैक्ट्री यहाँ पे फिर बाद में सो ट्रेडिंग रिलेशंस पहले अगर आप बोलोगे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो ब्रिटिश कमेंस्ड देयर ट्रेडिंग फंक्शंस और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एट मसूलीपट्टनम। ओके, मसूलीपट्टनम जो ईस्टर्न कोस्ट पे है, वहाँ से उन्होंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की। सो अगर मैं पूछूं कि द ब्रिटिश स्टार्टेड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट, मलबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड फिर गुजरात का कोस्ट, क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, दिस इज़ द वे टू क्रिएट, दिस इज़ द वे टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन। ओके, लास्ट लेक्चर में जैसे हॉटमैन को ये नहीं पूछेंगे कि वो पहला पोर्तुगीज़ था या पहला डच था। अभी हॉकिंस के बारे में भी ये नहीं पूछेंगे कि वो फर्स्ट इंग्लिशमैन था। दिस यूपीएससी विल नॉट आस्क फर्स्ट था सेकंड था, कुछ लॉजिकल पूछेंगे कि आपको यहाँ पे दे देंगे कि कौन से रूलर के टाइम पे आया था और कौन आया था। जॉन हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था, उसके बाद में थॉमस रो आने वाला है। सो वो किसके टाइम पे आया था। सो इस तरह से यूपीएससी पूछता है। सो अपने दिमाग में भी आप ये आदत डालो क्वेश्चन बनाने की या क्वेश्चन के थ्रू इन्फॉर्मेशन याद रखने की कि इस पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ईस्टर्न कोस्ट पे इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, तो आ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपनी शुरुआत जो है, ट्रेडिंग की शुरुआत जो है वो ईस्टर्न कोस्ट से की, मसूलीपट्टनम। ओके, क्यों वेस्टर्न कोस्ट से वो करना चाहते थे बट उनको परमिशन नहीं दी गई, हॉकिंस को परमिशन नहीं दी गई क्योंकि पोर्चुगीज़ का अपोजिशन था। ओके, सो दे स्टार्टेड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। देखो पहली फैक्ट्री कहाँ हुई, क्या हुई, कोई किस जगह पे, कोई मसूलीपट्टनम बोलता है, कोई किताब सूरत बोलता है। सो उसमें नहीं जाएंगे पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी, बट ट्रेडिंग रिलेशंस, ट्रेडिंग राइट्स कहाँ पे कमेंस्ड हुए, तो ट्रेडिंग राइट्स फर्स्ट कमेंस्ड हुए मसूलीपट्टनम से। ओके, सो पहली फैक्ट्री एनसीईआरटी में भी सूरत में ही दिया है शायद। सो पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री इसमें मत जाओ, बट वेस्टर्न कोस्ट में अपोज होने के बाद दे वेंट टू मसूलीपट्टनम, देखेंगे आगे। सो अभी हमें पता है कि अभी देखो ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि अगर हमें वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस एस्टैब्लिश करने हैं, क्योंकि सूरत उनको टेक्सटाइल पे भी कॉन्सेंट्रेट करना था एंड इसलिए सूरत में फैक्ट्री उनको चाहिए थी डेस्परेटली। सो उनको अभी पता था कि अगर हमें सूरत या वेस्टर्न कोस्ट पे हमारा ट्रेडिंग रिलेशंस एस्टैब्लिश करने हैं तो हमें पोर्चुगीज़ के साथ डील करना पड़ेगा। एंड पोर्चुगीज़ उस टाइम पे पावरफुल थे, देवर वो थोड़ी ना इस तरह से आसानी से आने देते ब्रिटिशर्स को। सो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट वाज एंटिसिपेटेड। सो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था और कॉन्फ्लिक्ट ही हुआ बिटवीन पोर्चुगीज़ एंड ब्रिटिश। एक फ़ाइट हुई, लड़ाई हुई, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ सुवाली या स्वाली। ये पहले हम इसको रेफरेंस दे चुके हैं जब डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज़ देखा था। स्वाली कहाँ पे, सूरत के पास ही एक टाउन है, वहाँ पे इनकी लड़ाई हुई, जिसमें ऑब्वियसली कौन जीतने वाला था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बैटल ऑफ स्वाली जो है उसने पूरा पिक्चर बदल दिया। 1612 में 1612 में ये बैटल हुआ। 1612 याद नहीं रखना है, अर्ली 17th सेंचुरी इस तरह से याद रखने की कोशिश करो। सो डेट्स का जिसको प्रॉब्लम है, जिसको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में खाली डेट्स ही है, डेट के बियॉन्ड भी बहुत है, डेट्स ईयर्स का खाली इंपॉर्टेंट ईयर्स हमें याद रखना है, वो भी किसके लिए, मेंस के लिए। अब जब हम आंसर लिखते हैं, ओके, उसी के लिए आपको याद रखना है। बाकी डेट्स पे तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछता नहीं है कभी यूपीएससी। हाँ, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ज़रूर पूछा जाता है। सो आपको अगर याद रखना है तो अर्ली 17th सेंचुरी या शुरू के पीरियड में हुआ था, आप ये याद रखो। सो बैटल ऑफ स्वाली हुआ था। बैटल ऑफ स्वाली, सुवाली भी बोला जाता है। सो ब्रिटिशर्स को सुवाली नहीं आता था इसलिए स्वाली बोलते थे। ओके, सो उनको नहीं आता था ये बोलना, सो स्वाली भी उसको कहा जाता है। स्वाली कहाँ पे, सूरत के पास में है। सो दिस वाज बैटल बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पोर्चुगीज़। इसमें पोर्चुगीज़ को हराया गया एंड फिर उसके बाद बैटल में
जो मुग़ल एम्परर है, मतलब उस टाइम पे जहांगीर है, वो काफ़ी खुश हुआ कि चलो हमें कोई तो मिला अल्टरनेटिव पोर्चुगीज़ के लिए, क्योंकि पोर्चुगीज़ ने परेशान करके रखा था। फिर उसके बाद में जहांगीर ने परमिशन दी कि चलो अभी आप सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हो। इसलिए 1613 के आसपास सूरत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई और वहाँ से उन्होंने फिर अपना ट्रेडिंग रिलेशंस और बूस्ट हुए, क्योंकि इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर। सो बैटल ऑफ स्वाली इसको बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि उसने ब्रिटिशर्स के जो वेस्टर्न कोस्ट में जो है, वेस्टर्न रीजन में या वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में उनके जो फुट होल्ड्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किए। सो इसलिए यूपीएससी कभी इस पर पूछ सकता है। सो आपको लगता है जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो रैंडम पूछ लिया, बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, ऐसा नहीं होता। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ही वो पूछते हैं। सो बैटल ऑफ स्वाली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज़ और ब्रिटिशर्स में लड़ाइयाँ होने ही वाली थी, क्योंकि बोथ वेयर एस्पायरिंग एंड एम्पायर बिल्डिंग। उनको सबको मर्केंटलिज्म फिलोसफी, एम्पायरलिस्ट फिलोसफी से सब कुछ दोनों इंस्पायर्ड थे। सो दोनों के क्लैशेस होने वाले थे, और दोनों के क्लैशेस का बैकग्राउंड कैसे सेट हुआ हम ये देखते हैं बैटल ऑफ स्वाली को। सो देखो, हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि 1498 में वास्को दी गामा जब भारत में आया, वास्को दी गामा, ओके, तो पोर्चुगीज़ को ट्रेड रूट्स मिला, पोर्चुगीज़ ने बहुत पैसा कमाया, बट एट द सेम टाइम दे केप्ट सीक्रेट ऑल्सो। उन्होंने ये रूट जो है वो सीक्रेट रखा, 100 साल तक सीक्रेट ये रहा, क्योंकि वो दूसरों किसी को एडवांटेज देना नहीं चाहते थे। बट ऑब्वियसली ये चीज़ें जब पता चलने लगी डच लोगों को, ब्रिटिश लोगों को, तो क्या होने वाला है, जब चीज़ें पता चलेगी तब डच लोग भी अपना जो है फॉर्चून ट्राई करेंगे। एट द सेम टाइम ब्रिटिश विल ऑल्सो गोइंग टू, सो ब्रिटिशर्स भी अपना जो है नसीब जो वो भी आजमाएंगे। सिमिलर वही हुआ। फिर ऑब्वियसली पोर्चुगीज़ और डच में भी लड़ाइयाँ हुई, वो भी हमने देखा है। एंड अभी पोर्चुगीज़ और ब्रिटेन में भी लड़ाइयाँ होने वाली थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी लड़ाइयाँ होने वाली थी। इसकी शुरुआत जो है देखो, भले ये बैटल 1612 में हुआ था, बट इसकी जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों में शुरू हुआ लेट 16th सेंचुरी में। लेट 16th सेंचुरी में क्या हुआ देखो, राल्फ फिच नाम का एक ब्रिटिश मर्चेंट था, वो भारत में आया था, ओके। उसने ट्रेड एक्सप्लोर किया था, कैसे तो भी उसने पता कराया कि किस तरह से ट्रेड वगैरह होता है, और वो सीरिया वगैरह में यहाँ पे भी बहुत जगह पे घूमा। सो उसको पोर्चुगीज़ ने अरेस्ट कर लिया स्पाइंग के चार्जेस पे, कि वो स्पाई कर रहा था क्या है, ओके। सो ही वॉज अरेस्टेड इन इराक, ओके। उसको गोवा में रखा गया, गोवा में रखा गया अरेस्ट करके। उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब उसको मिली, पोर्चुगीज़ लोग गोवा में क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते। फिर बाद में राल्फ फिच छूटा, और वो जब इंग्लैंड में गया, ब्रिटेन में गया, तब उसने ये सब इन्फॉर्मेशन ब्रिटेन को बताई, ओके। सो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये लोग, राल्फ फिच जो है वो मिडिवल इंडिया में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो राल्फ फिच कब आया है, 1580s के टाइम पे भारत में आया है, ओके। राल्फ ये यूरोपियन एडवेंचर्स के बारे में, या जो यूरोपियंस भारत में आए उसके बारे में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। एंड जिनको ऑप्शनल है उनको तो पता है राल्फ फिच की ऑब्जर्वेशंस है भारत के बारे में। जैसे फ्रांसिस बर्नियर, तावेर्नियर पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किसने भारत को किस तरह से डिस्क्राइब किया। अब्दुल रज़ाक के बारे में, विजयनगर का डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया है। राल्फ फिच भी भारत में आया था, ये आपको याद रखना है। राल्फ फिच जो है वो ब्रिटिश वहाँ उस टाइम पे था, ब्रिटिश सिटीज़न था, वो भारत में आया था। उसको अरेस्ट किया गया था पोर्चुगीज़ लोगों ने कि ये स्पाई कर रहा है, हमारे सारे ट्रेडिंग के सीक्रेट्स है, रूट्स है, वो ब्रिटिशर्स को बता रहा है। फिर उसको गोवा में रखा गया, बाद में उसको छोड़ा गया, एंड उसने फिर ब्रिटेन में जाके पूरी इन्फॉर्मेशन बताई। ऑब्वियसली अभी क्या होने वाला है कि ब्रिटेन भी अपने जो है कुर्सी की पेटी बांधने वाला है, बिकॉज दे वांटेड टू ट्राई देयर फॉर्चून्स। दे वर ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद पोर्चुगीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद में जैन हुजेन वैन लिंचोस्टन, ये जो पोर्तुगीज़ प्रिस्ट था, जैन ह्यूजन, ये भी डच लोगों के साथ, पोर्चुगीज़ लोगों के साथ आया। उसने किताब लिखी, यहाँ पे रहा वो गोवा में, जैसे हमने स्टोरी देखी उसकी। इटेनेरारियो करके एक किताब लिखी, याद मत रखो इन बेसिक, क्योंकि इन्हीं ये किताब के कारण ही सारे यूरोपियंस भारत में आए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उसके पहले पोर्चुगीज़ लोगों ने किसी को बताया ही नहीं था कि रूट क्या है भारत का। उनको खुद ढूंढना पड़ता। इस किताब ने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उसने पूरा रूट ही दे दिया, मैप ही दे दिया, इसलिए इसका नाम इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जॉन ह्यूगेन वैन लिंचोटन, ओके।
सो बुक्स ऑन इंडियन सिचुएशन विद डिटेल्स, इसने पूरा डिटेल में बताया कि भारत में कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली इसके बाद भी ब्रिटिशर्स के जो है उनको अभी रूट का पता चल गया। सो पोर्चुगीज़ और ब्रिटिशर्स में लड़ाइयाँ होने वाली थी। सो वही हुआ। सूरत का बैकग्राउंड हमने देखा कि पहले उन्होंने अपोज किया था कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं बनाने देंगे, बट कुछ स्किर्मिशेस हुए, जैसे कुछ पोर्चुगीज़ गवर्नर ने कुछ ब्रिटिशर्स को पकड़ लिया इस तरह से। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डिटेल्स में जाना भी नहीं है, क्योंकि एक युद्ध नहीं है, एक बैटल नहीं है। अभी जो आने वाला सेशन है उसमें आप देखोगे सारे बैटल ही बैटल है। किस किस कौन कौन से डिटेल्स आप याद रखोगे, जब आप पास हो जाओगे, क्लियर कर लोगे, तब आप बहुत डिटेल में पढ़ लेना। ओके, तब हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नहीं जाना है, क्योंकि याद नहीं रहेंगी चीज़ें, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड नाम आ जाएंगे, आप भूल जाओगे उसमें। सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि जो बेसिक है उसको हम याद कर ले। ओके, सो बैटल ऑफ सुआली याद है, 1600 बैटल ऑफ सुआली अर्ली 17th सेंचुरी बिटवीन पोर्चुगीज़ एंड ब्रिटिश, इतना भी याद रखा तो बहुत है। ये आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, ये आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। सो बैटल में ये हुआ कि जो गुजरात का गवर्नर है वो उसने भी पोर्चुगीज़ का साथ दिया, कुछ उसकी मजबूरी रही होंगी। ओके, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पोर्चुगीज़ को हराया ब्रिटिशर्स ने, ये इंपॉर्टेंट है। और हराने के बाद देखो जहांगीर बहुत खुश हो गया, क्योंकि कोई तो मिल गया था। पोर्चुगीज़ 100 साल से परेशान कर रहे थे ना वो लोग, 100 ईयर्स से वो समुंदर में अपना डेरा बिठाया था। एंड ये तो था ही, बट दे वर ऑल्सो अपोजिंग रिलीजियस, जो उनके इंस्पिरेशंस थे उसके कारण भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, सो परेशानी हो रही थी। तो जहांगीर बहुत खुश हो गया कि चलो किसने तो पोर्चुगीज़ को हराया। फिर उसने सूरत में परमिशन दिया अभी ब्रिटिशर्स को कि आप चलो सूरत में आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो इस तरह से ब्रिटिशर्स को मुग़ल जो है अभी ग्रेजुअली मुगल्स का सपोर्ट दिखने लगा ब्रिटिशर्स को, बिकॉज मुगल्स सॉ ब्रिटिश एज द काउंटर टू पोर्चुगीज़ पावर। ओके, क्योंकि मुगल्स को ये लगने लगा कि ब्रिटिश आने के बाद पोर्चुगीज़ पावर कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, और वही हुआ। वो तो ख़त्म हो गया, पोर्चुगीज़ पावर तो ख़त्म हो गया, बट उससे भी पावरफुल ब्रिटिश था, ये हमारे रूलर्स को उस टाइम पे पता नहीं चला। सो इसलिए जहांगीर ने अभी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, सूरत में पहली फैक्ट्री बनी। अब देखो जब फैक्ट्रीज़ बनती है तब ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि चलो अभी फैक्ट्रीज़ बनी, अभी हमें ट्रेडिंग राइट्स भी चाहिए। देखो फैक्ट्रीज बनना मतलब, सूरत में फैक्ट्री बनना मतलब क्या, कि वो लोग अपना वेयर हाउस बनाएंगे, यहाँ पे गुड्स रखेंगे, बट गुड्स भी तो लाने पड़ेंगे ना, कहीं से बाहर से वो स्पाइसेस लाएंगे। मान लो सूरत में या अंदर किसी रीजन में, एमपी में उस टाइम पे मान लो कि आगरा के अराउंड स्पाइसेस की डिमांड है, तो ये फैक्ट्री से ही स्पाइसेस जाएंगी ना, यहाँ से टेक्सटाइल्स आएंगी। सो ट्रेड तो उनको करना पड़ेगा ना अंदर, भारत के अंदर भी। सो ट्रेडिंग राइट्स अभी उनको चाहिए थे। फैक्ट्रीज तो बन गई थी, अभी हमें चाहिए ट्रेडिंग राइट्स। सो ट्रेडिंग राइट्स के लिए भी और हमें एम्परर के पास जाना पड़ेगा। सो इसीलिए अलग अलग मिशंस आते रहे। फिर उसके बाद में थॉमस रो आया, वो जहांगीर के पास आया, उसने कुछ परमिशंस की डिमांड की कि हमें और जगह पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी है। सो किस तरह से क्या हुआ वो आगे देखते हैं। सो आपको कैप्टन हॉकिंस के बारे में याद रखना है, बैटल ऑफ स्वाली याद रखना है, 2-3 चीज़ें ही है। देखो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटेड मत करो चीज़ें। ओके, ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, स्मार्ट पढ़ाई है। स्मार्ट पढ़ाई आपने स्मार्ट स्टडी बहुत बार सुनते हो आप लोग। स्मार्ट स्टडी मतलब क्या है, जितना रिक्वायर्ड है उसी को बार बार पढ़ना। बैटल ऑफ सुआली आपको नहीं याद रहेगा किसके बीच में हुआ था, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। सो वही आपको याद रखना है। एंड कैप्टन हॉकिंस किसके पास आया था, जहांगीर के पास। अभी देखो ब्रिटिशर्स, अभी देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपना जो होल्ड है वो किस तरह से स्ट्रांग किया। ओके, 3 इसमें हम देखेंगे सिंपली। सो देखो अभी हम अलग अलग रीजन में देखेंगे कि किस तरह से। देखो हमें ये पता है कि ब्रिटिश जब भारत में आए तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या आगे हम पढ़ने वाले हैं कि 3 इंपॉर्टेंट उनकी प्रेसिडेंसी टाउन्स थी शुरू में। प्रेसिडेंसी टाउन्स क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, आपको बाद में इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस। सो बेसिकली बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ये 3 इंपॉर्टेंट प्राइमरीली ट्रेडिंग डेस्टिनेशंस या ट्रेडिंग स्पॉट्स या सिटीज़ थी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी या ब्रिटिशर्स ने डेवलप की थी। ओके, सो ब्रिटिश हैड इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस, एंड यहीं पे उनकी जो मतलब पावर थी, हेड क्वार्टर्स आप बोल सकते हो। सो यही 3 इंपॉर्टेंट उनके हेड क्वार्टर्स थे भारत में। सो बेसिकली एक कौन सा है, वेस्टर्न कोस्ट, जो बॉम्बे है उसको हम वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट एंड साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया बोलेंगे एंड ईस्टर्न कोस्ट,
एंड बंगाल रीजन जो है, ईस्टर्न इंडिया जो है। सो इन जगहों पे 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी जहाँ से ब्रिटिशर्स सारा कुछ ऑपरेट कर रहे थे, एंड 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, बॉम्बे, मद्रास एंड देन कोलकाता। सो ये कैसे डेवलप हुई वो अभी देखते हैं, किसने परमिशन दी, ये लोग कैसे आए, क्योंकि बॉम्बे तो अभी पिक्चर में ही नहीं है। ओके, सो हाउ डिड बॉम्बे इमर्ज, ये देखते हैं। बॉम्बे किस तरह से ब्रिटिशर्स के पास गया, वो किसके पास था, वो अभी देखते हैं। सो बेसिकली देखो, वेस्टर्न कोस्ट में अभी देखेंगे हम कि एक्सपांशन ऑफ ट्रेड, ट्रेडिंग एक्सपांशन उन्होंने किस तरह से किया एंड अपना इन्फ्लुएंस किस तरह से बढ़ाया उन्होंने, ये हम डिटेल में देखते हैं। सो देखो मैप आपको दिख रहा होगा। सो वेस्टर्न कोस्ट, ये देखो बॉम्बे आपको दिख रहा है, सो देखो सूरत, यहाँ पे तो ऑलरेडी ब्रिटिश फैक्ट्री बन चुकी है 1613 के अराउंड। सो सूरत, ओके। मसूलीपट्टनम, ये हमें पता है, मसूलीपट्टनम, यहाँ पे डच लोग भी थे। सो गोलकोंडा के अंदर ये था। सो गोलकोंडा से परमिशन लेके यहाँ पे उन्होंने फिर बनाई। मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग रिलेशंस बन गए थे, बाद में फैक्ट्री भी बनी। सो सूरत और सो बाय 1620 हम बोल सकते हैं कि इन दो जगहों पे फैक्ट्रीज थी। ओके, फिर ग्रेजुअली मद्रास में भी मद्रास भी उनके पास आया। सो मद्रास पट्टनम जिसको बोला जाता है, या उसके बाद में चेन्नई उसका नाम पड़ा। सो मद्रास में भी उनको यहाँ पे एक परमिशन मिली। विजयनगर के अंडर था, एक नायक था विजयनगर का, मतलब एक बेसिकली एक नोबल था विजयनगर के अंडर जो काम करता था। उस नायक का कंट्रोल था इस टेरिटरी पे। नायक क्या होते हैं, नायकास मतलब नायका सिस्टम क्या होता है, ये हम देखने वाले मिडिवल इंडिया में। सो विजयनगर का ही बेसिकली एक चिफ्टन था। ओके, एक सामंत था हम बोल सकते हैं। सो जिसके अंडर ये एरिया था, सो ब्रिटिशर्स ने उससे लिया था। सो मद्रास पे उन्होंने कंट्रोल किया और बाद में फिर हुगली में उन्होंने अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। सो बंगाल में कंपेरेटिवली थोड़ा लेट हुए थे वो लोग, सो मिड ऑफ द 17th सेंचुरी के अराउंड। एंड फिर बाद में ये जो है कलकत्ता का जो है, ये 3 छोटी छोटी सिटीज़ थी, टाउन्स थी, सुतानती, कालिकाता एंड शायद एक गोविंदपुर। सो गोविंदपुर, ऐसे 3 टाउन्स की उन्हें ये मिली थी, यहाँ पे सेटल होने की या ज़मींदारी मिली थी। तो यहाँ पे वो लोग सेटल हुए और इसी पे उन्होंने फोर्टिफाई किया। फिर इसी का मॉडर्न कलकत्ता बना, इसी 3 टाउन्स का मिलके फिर कलकत्ता बना। सो इसलिए कलकत्ता भी उन्होंने डेवलप किया। सो देखो आप, वेस्टर्न कोस्ट, साउथ इंडिया एंड ईस्टर्न कोस्ट, फिर बाद में उड़ीसा में भी वगैरह फैक्ट्रीज उनकी बनी थी, बालासोर वगैरह में, वो भी हम देखेंगे। सो किस तरह से इन तीनों रीजन्स पे उन्होंने अपना कब्जा किया, एंड सूरत के बाद बॉम्बे कैसे आया वो भी देखेंगे। सो वेस्टर्न कोस्ट के बारे में पहले देखेंगे, फिर साउथ इंडिया के बारे में देखेंगे। लोकेशन आपको दिख गया है, मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला है, मैप बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ओके, सो मसूलीपट्टनम और मद्रास में पूछ लेंगे आपको, सिंपल, नॉर्थ टू साउथ ब्रिटिश फैक्ट्रीज को लगाओ। और यहाँ पे है बालासोर, ये भी दे देंगे आपको। सो आपको बालासोर तो आप नॉर्थ में लगा दोगे, बहुत लोगों को लगेगा मसूलीपट्टनम मतलब ये तमिलनाडु में वगैरह कहाँ तो भी होगा। मसूलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश का पोर्ट था उस टाइम पे। ओके, सो मसूलीपट्टनम नॉर्थ में है। मैंने लास्ट टाइम भी हमने डच रूल के बारे में जब डिस्कस किया तब उसके बारे में हमने when we discussed about the Dutch rule, so then क्या हुआ डच रूल के बारे में, तो तब हमने बताया था, हमने देखा था कि नॉर्थ टू साउथ कैसे, पुलिकेट कहाँ पे है, मसूलीपट्टनम, नागपट्टिनम। ओके, ये नॉर्थ टू साउथ देखा था। ओके, सो मैप भी आपको कंटिन्यूसली देखना है, आपके बुक्स में ही मैप दिया है, एनसीईआरटीज़ में अच्छे मैप दिए हैं। ओके, यहाँ से भी आप देख सकते हो। सो मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखते रहो। मैपिंग, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको साथ में पढ़ना अच्छा है। सो वेस्टर्न कोस्ट पे देखो, वेस्टर्न कोस्ट ये पता है 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनी। ओके, सूरत बैटल ऑफ सवाली हो चुका है। सो 1615 में जो ब्रिटिश का किंग है उसके पास, उसने फिर जहांगीर के पास अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा फिर से, उसका नाम था थॉमस रो टू जहांगीर। क्योंकि देखो जहांगीर के और ब्रिटिश के रिलेशंस अभी अच्छे हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज़ को हराया था। सो ये थॉमस रो जो है जहांगीर के पास आया। देखो पहले कौन आया था, कौन आया था, कैप्टन
राइट, हॉकिंस, पहले हॉकिंस आया था, ओके, फिर अभी कौन आ रहा है, थॉमस रो। दोनों किसके पास रहा है, जहांगीर के पास। सो ही अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर 1615 में आया, तो सीक्वेंस भी याद रखना है, बाद में थॉमस रो बाद में आया, ओके। सो ट्रेडिंग राइट्स, इसको क्या दिया गया, देखो जहांगीर तो ऑलरेडी खुश था। सो व्हाट डिड ब्रिटिश गॉट, ट्रेडिंग राइट्स टू ऑल ओवर द एम्पायर। सो उनको सभी पूरे एम्पायर में, अभी राजा ने ही परमिशन दे दी, एम्परर ने ही परमिशन दे दी, पूरे एम्पायर में आप ट्रेड कर सकते हो। सो कोई लोकल ऑफिसर उनको रोक नहीं सकता था अभी, बिकॉज दे हैड परमिशन ऑफ द किंग। सो परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच, मतलब भरूच जो है। सो बेसिकली अहमदाबाद में भी फैक्ट्री, सो वेस्टर्न रीजन में उनका डोमिनेंस अभी बढ़ रहा था, आगरा में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। सो ऑल्सो दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन, कि देखो जहांगीर ने तो उन्हें परमिशन दी कि चलो आप पूरे एम्पायर में ट्रेड कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश कर सकते हो अलग अलग जगहों पे, बट एट द सेम टाइम आपको हमें हेल्प करना पड़ेगा। जब भी सीज में या नेवल में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा या हमें कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें हेल्प करोगे। सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो कि जहांगीर ने यहाँ से इनसे इंश्योर किया था, ओके। सो याद रखना है हमें, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो नाउ सो थॉमस रो एंड जहांगीर। नाउ नेक्स्ट स्टोरी ऑफ बॉम्बे। देखो बॉम्बे की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी तो हमें ये दिख गया कि सूरत और अहमदाबाद, गुजरात का कोस्ट किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, गुजरात के कोस्ट पे जहांगीर से परमिशन ली उन्होंने, ओके। आगरा में उस टाइम पे कैपिटल था, मुगल कैपिटल वॉज सिचुएटेड एट आगरा। सो आगरा में भी उन्होंने वहाँ पे कैपिटल बनाया। बाद में शाहजहाँ ने आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था कैपिटल, ओके। ये इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे मिडिवल इंडिया में। सो जहांगीर के टाइम पे कहाँ पे कैपिटल था, आगरा में ही था। सो आगरा में भी उन्होंने फैक्ट्री बनाई, अहमदाबाद में वगैरह। सो जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बना लिया। अब देखो बॉम्बे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉम्बे था एक 7 आइलैंड्स, मतलब अभी आज का जो बॉम्बे है वैसे नहीं था पहले बॉम्बे। बॉम्बे बेसिकली 7 आइलैंड से बना हुआ है, उसकी स्टोरी देखेंगे अलग से, उस पर भी एक्स्ट्रा चर्चा करेंगे, बट अभी नहीं, नॉट नाउ, बिकॉज उसमें फिर काफ़ी टाइम जाएगा। सो बेसिकली बॉम्बे वॉज 7 आइलैंड से बना हुआ था। बॉम्बे वॉज अंडर पोर्चुगीज़ कंट्रोल, बॉम्बे पोर्चुगीज़ लोगों के पास में था। सो क्या हुआ इस टाइम पे, जो कि ब्रिटिश राजा था किंग चार्ल्स II, उसकी शादी हुई पोर्चुगीज़ रानी से। अब शादी क्यों हुई उसमें नहीं जाना है हमें, शादी किसने डिसाइड की, क्या हुआ, प्री वेडिंग क्या था, ये इसमें नहीं जाओ, प्री वेडिंग शूट में उनके मत जाओ कि कैसे हुआ, कैसे उनका पूरा शादी क्यों हुई, क्या। देखो 2 किंग्स में या ये जो पॉलिटिकल अलायंसेस होती है कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रैटेजिक चीज़ों के लिए होती है। पोर्चुगीज़ लोगों को कुछ स्पेनिश लोग उनके साथ उनका जम नहीं रहा था, स्पेनिश के साथ इश्यूज़ थे, स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ होते हैं। इसलिए जो पोर्चुगीज़ प्रिंसेस थी कैथरीन, उसकी शादी किंग चार्ल्स से हुई, ओके। एंड उसके दहेज में फिर बॉम्बे पोर्चुगीज़ लोगों ने ब्रिटेन को दिया या ब्रिटिश किंग को दिया, क्राउन को दिया, ओके। सो दहेज में मिला है बॉम्बे ब्रिटिशर्स को पोर्चुगीज़ लोगों से, ओके। सो उसके बाद क्या किया, जो ब्रिटिश राजा था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे ये दे दिया बॉम्बे कि आप उसको संभालो। फिर ब्रिटिशर्स को इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझा कि देखो बॉम्बे का इंपॉर्टेंस तो अभी पता ही है हमें, बट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की सभी रूट से कनेक्टेड है, अच्छा लोकेशन है, आप ऊपर वेस्टर्न कोस्ट से मतलब कराची वगैरह, सूरत से वहाँ से भी अच्छा लोकेशन है, मलबार कोस्ट पे भी है, गोवा वगैरह, यहाँ पे भी अच्छा लोकेशन है ट्रेडिंग के थ्रू, पर्सपेक्टिव से थ्रू। सो इसीलिए अभी ब्रिटिश लोगों ने 1660s में उसका कंट्रोल जो है, बॉम्बे का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया, और वहाँ से फिर बॉम्बे की जर्नी जो है शुरू हुई, और ग्रेजुअली फिर
15-20 साल बाद ब्रिटिश लोगों ने उसको डेवलप किया बॉम्बे को, एंड उन्होंने अपना हेड क्वार्टर से फिर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट किया. सो पहले उनका हेड क्वार्टर्स था सूरत. सो दिस इज़ द वे बॉम्बे वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल. ओके, सो देखो 1662 में बॉम्बे 1662 बॉम्बे received, so the Britishers received Bombay as a dowry to King Charles II. जो प्रिंसेस थी कैथरीन, उसकी शादी हुई थी. So 1687 Bombay was made the headquarters of the by shifting seat of the presidency of from सूरत. So basically फिर बॉम्बे की डेवलपमेंट हुई. ओके, इसमें नहीं जाना है ज़्यादा, इस सिलेबस में नहीं है, तो अभी इतना ना पढ़ना ही अच्छा है. बट ये आपको याद रखना कि पोर्चुगीज़ लोगों से बॉम्बे लिया था, एंड बॉम्बे फिर लेट 17th सेंचुरी में यहाँ पे फिर बॉम्बे वाज मेड द हेडक्वार्टर्स. फिर इस तरह से बॉम्बे सिटी का डेवलपमेंट हुआ, बिल्डिंग्स बनी वहाँ पे, रोड्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एंड बॉम्बे बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ देयर प्रेसिडेंसी. एंड इसके बाद फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आती गई बॉम्बे में, एंड फिर बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड. सो दिस इज़ द स्टोरी. सो दिस वाज हाउ द बॉम्बे वाज डेवलप्ड. सो ये हो गया वेस्टर्न रीजन. सो वेस्टर्न रीजन पे 2 इंपॉर्टेंट टाउन्स थे इनके, सूरत एंड बॉम्बे. ये आपको याद रखना है, सूरत एंड बॉम्बे. ठीक है. सो अभी साउथ इंडिया में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है मछलीपट्टनम में शुरुआत हुई थी इनकी. सो ओके, मछलीपट्टनम में शुरुआत हुई थी. और मछलीपट्टनम में कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे? मुगल रूल था कि नहीं? इट वाज अ रूल ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, मतलब कुतुबशाही थी वहाँ पे. बहामनी, हम मेडिवल इंडिया में देखेंगे, बहामनी एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट होके अहमदनगर की निज़ाम शाही, गोलकोंडा कुतुबशाही एंड आदिल शाही एट बीजापुर, ये एस्टेब्लिश हो चुके थे, रीजनल किंगडम थे. सो गोलकोंडा के पास ये था. सो गोलकोंडा का जो रूलर था उसने ब्रिटिशर्स को परमिट किया था मछलीपट्टनम में आप आओ. ओके, और मछलीपट्टनम में फिर 1630 में बाद में गोलकोंडा के रूलर्स ने उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट फरमान दिया, बेसिकली परमिशन दिया टू ट्रेड फ्रीली. जैसे जहांगीर का तो मिल ही चुका था, अभी वो गोलकोंडा के सुल्तान के पास भी गए कि हम आपको 500 गोल्ड कॉइन्स देते हैं एनुअली. ओके, इसके बदले में आप हमें आपके एम्पायर में, आपका जो किंगडम है वहाँ पे फ्री ट्रेड करने की परमिशन दो. सो ये सुल्तान ने, जो गोलकोंडा का सुल्तान था, उसने दे दिया. एंड ये जो फरमान है, इसलिए इसको गोल्डन फरमान भी कहा जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ओके, क्वेश्चन पूछा गया है, जा सकता है कि गोल्डन फरमान जो है, यूनिक नाम है ना गोल्डन फरमान. सो गोल्डन फरमान जो है वो क्या था? गोल्डन फरमान वाज बेसिकली ब्रिटिशर्स ने गोलकोंडा जो सुल्तान था उससे लिया था, जो फरमान लिया था, बेसिकली परमिशन लिया था, जिसको गोल्डन फरमान कहा जाता है. एंड गोल्डन क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको एनुअली इतने सोने के कॉइन्स देंगे, उसके बदले में, उस टाइम पे पगोडाज भी बोला जाता था, तो उसके बदले में आप हमें फ्री ट्रेड करने दो. सो सुल्तान ने दिया, सोना मिल रहा है और क्या है. सो ये जो परमिशन दी, ये जो फरमान है, इसको गोल्डन फरमान कहा जाता है. सो गोल्डन फरमान वाज गिवन बाय सुल्तान ऑफ गोलकोंडा. सो इसलिए गोलकोंडा भी, अभी मछलीपट्टनम इंपॉर्टेंट ये हो गया. उसके बाद में अभी स्टोरी आती है मद्रास की. ओके, मद्रास जैसे अब हमें दिखता है वैसे था नहीं पहले. ओके, सिमिलरली बॉम्बे की तरह ही मद्रास की डेवलपमेंट हुई अंडर द ब्रिटिश. सो बेसिकली मद्रास था, देखो उस टाइम पे 16th सेंचुरी की, ये 17th सेंचुरी की ये बात है. उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर था. ओके, ये मद्रास है, देखो यहाँ पे पूरा विजयनगर एम्पायर था. सो विजयनगर एम्पायर का ही एक नायक था. नायक मतलब बेसिकली एक गवर्नर था उनका ही, इन शॉर्ट. आप अभी इतना याद रखो, नायक का सिस्टम हम देखने वाले हैं. ओके, सो उसके अंडर में ये पूरा मद्रास का जो एरिया है ये था. ओके, उस टाइम पे मद्रास पट्टनम इस तरह से नाम था. पट्टनम मतलब पोर्ट टाउन इन शॉर्ट. सो ये उसके पास था, नायक के पास. ब्रिटिशर्स ने उससे परमिशन ली कि भाई हमें यहाँ पे ट्रेड करने दो, हम यहाँ पे एक फोर्ट वगैरह बना के यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग डेवलप करना चाहते हैं, और उसमें परमिशन दे दी. सो ये नाम था उसका, देखो दमरला वेंकटपति नायक. ओके, एक इन्फ्लुएंशियल चीफ्टन, मतलब चीफ था वहाँ का, इन शॉर्ट एक छोटा राजा था वहाँ का. सो उसने बेसिकली, चीफ्टन मतलब राजा ही होता है, वो चीफ ही होता है. ओके, उसके ऊपर भी एक राजा होता है, इसलिए सो वो जैसे विजयनगर के अंडर ये काम कर रहा है. ओके, सो दमरला वेंकटपति नायका,
ये यहाँ के इन्फ्लुएंशियल राजा थे, चीफ्टन थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी कि आप यहाँ पे फैक्ट्री बना सकते हो मद्रास में। ओके, इन 1639, ओके 1639, सो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे एक फोर्ट बनाया जिसको कहा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ओके, वाज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन दिस लैंड। और फिर उस तरह से मद्रास की सिटी जो है वो डेवलप हुई। ये देखो इस तरह से ये फोर्ट बनाया गया, उसको फोर्टिफाई किया गया फोर्ट, फिर इसके इर्द गिर्द एक टाउन बना जिसको हम मद्रास कहते हैं। ओके, सो कौन सा फोर्ट है? जॉर्ज, सेंट जॉर्ज, संत जॉर्ज फोर्स। ओके, सो ये सेंट जॉर्ज फोर्स यहाँ पे फोर्ट यहाँ पे बनाया उन्होंने। सो सेंट जॉर्ज फोर्ट इज लोकेटेड एट मद्रास, इट वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश। पुलिकैट में कौन सा फोर्ट देखा था हमने? गेल्ड्रिया। ओके, फोर्ट ऑफ गेल्ड्रिया, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोर्ट्स के भी नाम पूछते हैं। उसके बाद में इन्होंने फोर्ट डेविड बनाया। ओके, याद रखना है तो रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फोर्ट जॉर्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उसके बाद से अलग अलग रीजन्स में ईस्टर्न कोस्ट में जैसे फैक्ट्रीज बनी, देखो महानदी डेल्टा में, हरिपुर में ऊपर, फिर ओडिशा में भी, बालासोर में भी उन्होंने फैक्ट्री बनाई। सो बालासोर ओडिशा में याद रखो ग्रेजुअली वो नॉर्थ भी शिफ्ट होते गए। देखो बालासोर में भी उन्होंने अपनी जो है इस रीजन में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई। यहाँ पे तो बना ही लिया, फिर मद्रास की डेवलपमेंट हुई, फिर मद्रास में भी सिमिलरली उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लाया, म्यूनसिपैलिटी एक्ट आई, वो देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन जब डिस्कस करेंगे ब्रिटिश का उस टाइम पे। सो दिस वाज हाउ मद्रास वाज आल्सो कॉन्क्यूर्ड। नाउ अभी आते हैं ईस्टर्न इंडिया में। साउथ इंडिया देख लिया, इसमें याद क्या रखना है? बस आपको याद रखने के लिए गोल्डन फरमान याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। गोल्डन फरमान किसने दिया था? गोलकोंडा के सुल्तान ने दिया था। ओके, सो एंड मद्रास भी किससे लिया था? वेंकटपति नायका से लिया था उन्होंने। एंड यहाँ पे फोर्ट जॉर्ज बनाया उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो भी देखो ईस्टर्न इंडिया में भी सबसे पहली फिर फैक्ट्री उन्होंने ईस्टर्न इंडिया में 1615 में, बंगाल में, सॉरी 1615 में बनाई। किससे ली उन्होंने परमिशन? यहाँ का जो बंगाल का सूबेदार था, सूबेदार मतलब जो मुगल एम्पायर का एक गवर्नर था बंगाल का, जिस पे मुगल एम्पायर्स ने बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी थी उसको। उस टाइम पे डिटेल में देखेंगे सूबेदार वगैरह किसको कहा जाता है। बेसिकली मुगल प्रोविंसेस को कहा जाता था सूबा। प्रोविंसेस जो होते हैं जैसे आज स्टेट्स है, उस टाइम पे स्टेट्स को या मुगल जो पूरा एम्पायर था उसमें जो प्रोविंसेस थे, रीजनल यूनिट्स थे, उसको सूबा कहा जाता था। और उसका जो हेड है, गवर्नर है, उसको सूबेदार कहा जाता था। सो सुल्तान शुजा जो था उससे इन्होंने परमिशन लेके हुगली में 1651 में, सो आप देखोगे तो सबसे पहले सूरत में हुआ है, फिर उसके मतलब वेस्टर्न कोस्ट में सूरत में, फिर मद्रास एंड फिर हुगली, मतलब कोलकाता बाद में डेवलप हुआ है, ठीक है, 1650s में। सो कोलकाता इन दोनों सिटीज़ के बाद डेवलप हुआ है, आप ये इन्फॉर्मेशन याद रखो। ओके, सिंपल। सो बंगाल में भी यहाँ में, सो बंगाल में जो हुगली में 1650s में जो फैक्ट्री बनी थी पहले, उसका कंट्रोल ये सेंट फोर्ट जॉर्ज से ही करते थे। अभी फोर्ट्स क्यों बनाते थे? ये क्योंकि वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनको बनाना था, वही से सब कामकाज चलता था। सो हुगली जो है, हुगली में मतलब जो हुगली रिवर है आपको पता है, उसी पे टाउन है। इसका नाम बहुत बार आ चुका है, चिनसुरा का बैटल हम देख चुके हैं। सो हुगली में भी उन्होंने फैक्ट्री बनाई, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से चलता था। बट बेसिकली क्या हुआ, देखो ब्रिटिशर्स को बंगाल में शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई कि लोकल रूलर्स जो थे, लोकल जो गवर्नर्स थे या चीफ्टेंस थे या एडमिनिस्ट्रेटर नोबल्स जो थे लोकल, वहाँ के छोटे राजा ज़मींदार जिनके पास पावर थी, वो उनको परेशान करने लगे। ओके, एंड ऑल्सो डच वेर ऑल्सो देयर। ओके, बैटल ऑफ बेदारा तो बाद में हुआ है ना। सो डच भी थे। सो ब्रिटिशर्स को क्या करना था, हुगली को जो है उनको फोर्टिफाइड करना था, कि हुगली के अराउंड उनको फोर्ट बनाना था, एक बाउंड्री बनानी थी, ताकि वो कोई उन पर अटैक हो तो वो मतलब रिटेलिएट कर सके। एंड मुगल्स के अटैक्स को भी या मुगल सूबेदार को, गवर्नर्स को भी वो ऐसे यही करना चाहते थे कि मुगल्स का भी अगर कुछ हो गया, मुगल्स ऑफिसर्स भी आए तो हम कर सकते हैं। बट ये मुगल्स को पसंद नहीं आया। मुगल्स को ये लगा कि अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा रहे, इसलिए 1680s में मुगल्स ने इस पर अटैक किया, मुगल जनरल्स ने, एंड हुगली का उनका बेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
लेट 1680s ने, उसके बाद उन्होंने अपना जो ध्यान है वो दूसरे जगहों पे कॉन्सेंट्रेट किया। ओके, सो उनको मिली परमिशन एक फैक्ट्री बनाने की एट द प्लेस कॉल्ड सुतानती। सो यहाँ से उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया। 1680s में उनका जो है हुगली का जो है वो ट्रेड ख़त्म हुआ, एंड उसके बाद में सुतानती मतलब जो प्रेजेंट डे कोलकाता का जो लोकेशन है वहाँ पे उनको एक परमिशन मिली 1690s में। जॉब चोरनॉक, ये नाम मत याद रखो, इसने सुतानती में एक यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन ली सुतानती, और उसी के अराउंड उसने फोर्ट बनाया जिसको कहा जाता है फोर्ट विलियम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फोर्ट विलियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो फोर्ट विलियम इज लोकेटेड एट सुतानती मतलब कलकत्ता। सो ओके, फोर्ट विलियम, सो सेंट फोर्ट जॉर्ज एंड ये फोर्ट विलियम बनाया गया, ठीक है। एंड 1698 में ही इनको फिर ज़मींदारी, दे रिसीव्ड ज़मींदारी ऑफ सुतानती, गोविंदपुर एंड कालिकता। ओके, इनको ज़मींदारी मिली। सो अभी उन्होंने देखो, अभी दे आर वेंचरिंग इनटू ज़मींदारी, क्योंकि बंगाल में जो है, बंगाल का शासन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जब बैटल ऑफ प्लासी वगैरह डिस्कस करेंगे। अभी बंगाल का शासन जो है फ्लूइड चल रहा है, क्योंकि बंगाल में नए नए ये जो ज़मींदारी सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट मतलब परमानेंट सेटलमेंट नहीं आता उस टाइम पे, मतलब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ज़मींदारी सेटलमेंट या ज़मींदार का एडमिनिस्ट्रेशन या बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था और क्या क्या उसमें इश्यूज थे। तो बंगाल वाज अ वेरी रिच प्रोविंस। ओके, क्योंकि देखो बॉम्बे तो ठीक है, बॉम्बे आप मद्रास यहाँ भी ये भी ट्रेडिंग डेस्टिनेशन अच्छे हैं, बट बंगाल जो है वो एग्रीकल्चरली बहुत प्रॉस्परस था। गंगा का डेल्टा है राइट, वहाँ पे इट वाज अ राइस बाउल ऑफ इंडिया। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग थे बंगाल में। सो इसलिए यहाँ पे लैंड रेवेन्यू भी अच्छा खासा था, मतलब ज़मींदारी से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया कि हमें आप ज़मींदारी दे दो। ज़मींदारी देना मतलब क्या, अभी ज़मींदारी सिस्टम मिडिवल इंडिया में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कि उस टाइम पे ये सूबेदार है बंगाल का, मान लो इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की। फिर ये क्या करेगा, खुद नहीं करेगा, ये अपने ऑफिसर्स भी नहीं लगाएगा, ये क्या करेगा, ज़मींदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि भाई ये जो एरिया है ये तेरे अंडर ले ले, ये तुम राइट्स ले लो और साल में मुझे इतना पैसा आप देना। मान लो 100 रुपीज़ यहाँ से कलेक्ट हो रहे हैं, तो साल में मुझे आप 80 रुपये दो और 20 रुपये आपके पास रख लो कमीशन आपका। सो इस तरह से ज़मींदारी सिस्टम था। सो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अभी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा काम, मतलब ये ज़मींदारी लेना मतलब क्या कि स्टेट के साथ नेगोशिएशन ही कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग के अलावा ये सब कुछ कर रहे थे। सो बेसिकली वो अभी इकोनॉमिकली भी पावरफुल हो रहे थे एंड यहाँ से वो ज़मींदारी से पैसा भी उनके पास आ रहा था। सो 1698 में उन्होंने 3 जो टाउन से उनकी ज़मींदारी ली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुतानती, गोविंदपुर एंड कालिकता। यहाँ से उन्होंने इतना पैसा कमाया और यहीं पे फिर फोर्ट विलियम के अराउंड ही कोलकाता डेवलप हुआ एंड वो इतना पावरफुल हुआ इकोनॉमिकली उनके लिए कि वही फिर ब्रिटिश का कैपिटल रहा। वहीं पे उन्होंने अपना कैपिटल बनाया पूरे प्रेसिडेंसीज का मिलके। बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल इंडिया में क्या था, कोलकाता ही था बिफोर दिल्ली। 1911 में दिल्ली बना, बट 1911 तक कोलकाता ही था, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बेस उनका इकोनॉमिकली यहाँ पे हो चुका था। सो ये 1698 में उनको ज़मींदारी मिली थी। ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स। इसको और ये बार बार आते ही रहेगा, इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखी है। ओके, क्योंकि ब्रिटिश रूल हमारा पीछे छोड़ने नहीं वाला है, 1947 तक हर बार आने वाला है। सो इसको ग्रेजुअली एक एक को एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी एट दिस मोमेंट आप यही याद रखो कि कोलकाता में फोर्ट विलियम है।